हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में यूनिट थर्ड में क्लास उमई सिटीज एलगी की क्लास उमई सिटीज से हम प्रारंभ करते हैं। उमई सिटीज क्लास में जो सबसे पहले एलेक्सोपोलस ने इस क्लास को जलीय कवक माना, अर्थात इस क्लास में जलीय कवकों को रखा। इसके जो विविधकीय लक्षण है उसमें बताया कि द्विकशावकीय चल बीजाणु इसके अंदर बनते हैं। ये लक्षण इस क्लास का विविधकीय लक्षण है। अब अपन आते हैं कि उमई सिटीज के प्रमुख लक्षण क्या हैं। उमई सिटीज के प्रमुख लक्षण। उमई सिटीज का पहला लक्षण है अधिकांशतः जलीय कवक इसमें होते हैं। अधिकांशतः इसमें जलीय कवक होते हैं, जलीय कवक। लेकिन कुछ कवक जो ज़्यादा प्रगत हैं, प्रगत का मतलब जो एडवांस हैं, वे कुछ जंतु और पादपों पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर कवकजाल शाखित पट्टहीन संकोशिकीय अर्थात पट्टहीन होगा तो संकोशिकीय होगा। कोशिका के बीच में पट्ट नहीं पाए जाते, तंतु बाउचेरिया की तरह पट्टहीन होता है। इसी प्रकार से थर्ड नंबर पर इसका जो लक्षण है वह प्रमुख लक्षण है अधिकांश सदस्य अंशकाय फलकीय यूकार्पिक। यूकार्पिक में राइजोम हिस्टोरिया कवक पर पाए जाते हैं। दूसरा है कुछ पूर्ण काय फलिक होते हैं। पूर्ण काय फलिक अर्थात उनके ऊपर सारी रचनाएं पाई जाएंगी, जिनको अपन बोलते हैं होलोकार्पिक। चौथा है कोश का भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोश का भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और इसमें सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लूकोन पाया जाता है। अर्थात सेलुलोज के बनने पर और सेलुलोज का जो घटक है बीटा ग्लूकोन, उसका ये निर्माण, ऐसा कुछ कवक विज्ञ मानते हैं। पांचवा इसका जो एडवांस लक्षण है, इसके अंदर जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन इसमें देखा जाता है। छठवां इसका जो लक्षण है उसमें अलैंगिक जनन द्विकशाव के चल बीजाणु का निर्माण। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर अलैंगिक जनन के अंदर अलैंगिक जनन जो करने वाले हैं, जो इस क्लास का जो विभेदक लक्षण था द्विकशावकीय चल बीजाणु के द्वारा, इसके अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। द्विकशाव के जो चल बीजाणु हैं वो इस प्रकार के या तो नाशपाती के आकार होंगे या वृक्क के आकार के होंगे। जैसे वृक्क के आकार के हैं तो इसके अंदर दो प्रकार की कशाविकाएं होंगी। एक जो कशाविका है वह ब्रुश के भांति होगी इस प्रकार से, और दूसरी कशाविका है प्रतोद कहलाती है। ये प्रतोद है और ये कुर्च है। कुर्च का मतलब ब्रुश। इस प्रकार के इसके अंदर चल बीजाणु होंगे। ये इसके बाद में
नेक्स्ट इसका जो लक्षण है, प्राथमिक बीजाणु नाशपाती के आकार के होते हैं। प्राथमिक बीजाणु नाशपाती के आकार के, नाशपाती के आकार से मीन्स इस प्रकार से, और आगे की तरफ नुकीले। और द्वितीयक चल बीजाणु गुर्दे के सदृश, ये द्वितीयक चल बीजाणु कहलाएंगे। पहले ऐसे बनेगा, फिर इस तरह से। द्वितीयक चल बीजाणु गुर्दे के समान, गुर्दे का मतलब वृक्क के समान। इसके बाद में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है और युग्मक धानीय संपर्क से होता है। युग्मक धानीय संपर्क से। इसके अंदर जो युग्मक धानियां हैं उस प्रकार से नर युग्मक यानी प्लस का माइनस का, इस प्रकार से युग्मक धानी आपस में, ये आपस में जब स्पर्श करेंगी तो यहाँ अंदर इनके जो इनका मटेरियल है केंद्र के, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो युग्मक धानीय प्रकार का इसके अंदर लैंगिक जनन संपन्न होता है। इसमें विश्राम अवस्था में मोटी भित्ति वाला निषिक्तांड भी बनता है। जैसे कि युग्मक धानी के बाद में इसमें मोटी भित्ति वाला ये निषिक्तांड बनेगा, ठीक है ना। और निषेचन नलिका द्वारा होता है। जब यहाँ पर ये दोनों युग्मक धानियाँ परस्पर टच होंगी तो यहाँ पर एक निषेचन नलिका का निर्माण भी होगा। तो निषेचन नलिका के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो ये इसका प्रमुख लक्षण हो गया लैंगिक जनन का। इसके बाद में संवर्ग ओमाइसीटीज के सदस्यों में एक पीढ़ी दुगुणित प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। अर्थात इसके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन है, एकल पीढ़ी द्विगुणित प्रकार का, यानी हैप्लोवाइंटिक क्लासिक, इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन स्पष्ट रूप से होता है। हैप्लोवाइंटिक। अब आते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इस पीढ़ी का हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं, यानी कि इसको कितने गणों में बांटा गया है। तो इसके ओमाइसीटीज जो क्लास है, ओमाइसीटीज क्लास को 4 वर्गों में विभेदित किया गया है। इसमें सबसे पहला है सेप्रोलेग्नियल्स। सेप्रोलेग्नियल्स ये इसका पहला गण है इन ऑर्डर। दूसरा है लेप्टोमीटिल्स। लेप्टोमीटिल्स गण। तीसरे प्रकार का जो गण है लेजिनिडियल्स। थोड़ी जगह कम है, इसको यहां करते हैं। लेजिनिडियल्स। और चौथा इसका जो गण है ऑर्डर, वो है पेरेनोस्पोरेल्स। इस पेरेनोस्पोरेल्स के अंदर हम पढ़ेंगे वंश, जो हमारे सिलेबस में है वो है फाइटोप्थोरा। ये वंश इसके अंतर्गत आएगा। तो ये हुए दोस्तों ओमाइसीटीज के प्रमुख लक्षण। एक बार दोबारा इनको दृष्टिगत करते हैं। जो ओमाइसीटीज क्लास है उसको एलेक्सोपोलस ने जलीय कवक या द्विकशाब के चल बीजाणु जिसके अंदर पाए जाते हैं कवक माना। इस क्लास का प्रमुख जो लक्षण है या विभेदक लक्षण है, चल बीजाणु द्विकशाब के होते हैं, ये इसका प्रमुख लक्षण माना जाता है। इसके अलावा अन्य जो लक्षण है इसके, अधिकांशतः जलीय कवक परजीवी, अधिकांशतः जलीय कवक होते हैं, परंतु जो ज़्यादा एडवांस हैं, प्रगत हैं, उनमें परजीवी जीवन जंतु या पादपों के ऊपर परजीवी के रूप में होते हैं और रोग का कारक बनते हैं। अर्थात रोगकारी कवक है, वो बहुत ही भयानक रोग उत्पन्न करता है, पौधों में भी जंतुओं में भी। कवक जाल शाखित, पट्टहीन और संकोष्कीय होता है।
ठीक है ना। और कुछ सदस्य तो इसके एक कोश किए हैं, मतलब पूरा का पूरा शरीर एक कोश किया उनका है। इसका जो अधिकांश जो सदस्य हैं उनके अंदर जो कवक माइसीलियम है वह अंश कायफलिक अर्थात यूकॉर्पिक या फिर पूर्ण कायफलिक यानी होलोकॉर्पिक होते हैं। अंश कायफलिक का मतलब होता है कि कवक जो जाल है उसके अंदर पूरी रचनाएं नहीं हैं, होलोकार्पिक में सभी रचनाएं मौजूद हैं। इसके बाद में अगला जो उसका लक्षण था, कोश का भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कुछ कवक विज्ञ मानते हैं कि उसके अंदर बीटा ग्लूकोन भी पाया जाता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का इसके अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके बाद में अलैंगिक जनन द्विकशावकीय चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये चल बीजाणु वृक्क के आकार के होते हैं, जिनमें दो प्रकार के ये चल रचनाएं पाई जाती हैं। एक कोर्च यानी कि ब्रुस्ट लाइक होती है, एक प्रतोद यानी कि एक जिसको अपन बोलते हैं चाबुक नुमा होती है। इसके बाद में प्राथमिक बीजाणु और द्वितीयक बीजाणु इसके अंदर जो बनते हैं, प्राथमिक बीजाणु का आकार गुर्देनुमा जैसे कि इस तरह का, और द्वितीयक बीजाणु का जो निर्माण जो रचना है वह नाशपाती के आकार की होती है। मैं गलत बोल गया, दोबारा सुने। प्राथमिक जो बीजाणु है वह नाशपाती के आकार का होता है और द्वितीयक बीजाणु क्या नाम है गुर्दे के आकार का होता है, इस तरह से ही। इसके बाद में युग्मक धानीय संपर्क के द्वारा लैंगिक जनन होता है, जिसमें निषेचन नाल बनती है, और निषेचन नाल बनने की वजह से इसको नलिकीय निषेचन कहा जाता है, और उसके विश्राम अवस्था में निषिक्तांड का निर्माण होता है। संवर्ग उबाइसिटीज के सदस्यों में एकल पीढ़ी द्वितीयक एकांतरण पाया जाता है, यानी हेप्लोबॉयंटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। उमाइसिटीज क्लास को 4 गणों में विभक्त किया गया है। ये 4 गण जो हैं, ये 4 गणों में सबसे पहले जो गण है वो है सेप्रोलेग्नियल्स, दूसरा है लेप्टोमिटेल्स, तीसरा है लेजिनिडियल्स, चौथा है पेरेनोस्पोरेल्स। ये पेरेनोस्पोरेल्स है, उसके अंदर वंश फाइटोप्थोरा हम इस कक्षा में पढ़ेंगे, यानी अर्थात हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में उमाइसिटीज क्लास के अंतर्गत फाइटोप्थोरा हमारे सिलेबस में है। तो ये हुए उमाइसिटीज के लक्षण। अब नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वंश फाइटोप्थोरा। छात्रों, फाइटोप्थोरा के क्लासिफिकेशन के बाद हम आते हैं फाइटोप्थोरा के जनन पर, सॉरी आवास पर। पहले आवास। फाइटोप्थोरा, भारतवर्ष में फाइटोप्थोरा की 15 जातियां मिलती हैं। ये 15 जातियां पादपों पर विकल्पी व्रतोपजीवी के रूप में होती हैं, कुछ विकल्पी परजीवी के रूप में भी होती हैं। इसका सबसे विनाशकारी जो वंश है फाइटोप्थोरा का, वह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है। ये इसका वितरण बहुत अधिकांशतः इसी का जातियाँ पाई जाती हैं, ये इन्फेस्टेंस पाई जाती है। इसका वितरण सर्वाधिक है। आलू की पछेती अंगमारी नामक भयंकर रोग इससे होता है। यूरोप में 1843 से 1846 तक ये आलू की अंगमारी नामक रोग हुआ था। तो इस रोग की वजह से आलू की फसल को भयानक क्षति पहुंची थी, इसलिए वहाँ इसका नाम दिया गया आलू का अकाल। तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से हुआ था, और ये आलू ही नहीं, इसकी वजह से वहाँ के लगभग 2.5 लाख व्यक्ति भी मारे गए थे, क्योंकि ये विषाक्त पदार्थ बनाता है और उसको खाने से लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा ये इन्फेस्टेंस जो है नींबू, सुपारी, आलू, टमाटर, गोभी, तंबाकू, कपास, रबर आदि सब पौधों में भी अंगमारी रोग करता है, इसलिए ये काफ़ी विनाशकारी माना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि
इसकी अनेकों जातियां जो हैं रोग के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिनका अध्ययन हम पादप रोगों के अध्याय में करेंगे। आवास के पश्चात आते हैं कवक जाल की कायिक रचना। फाइटोप्थोरा की कायिक रचना में इसका जो कवक सूत्र है वह नलिकाकार होता है और मोटे काचाभयुक्त शाखित भी है, लेकिन इनमें पट्ट नहीं पाए जाते और संकोच की अवस्था में रहता है। इस तरह से इसके अंदर केंद्र होते हैं। पुराने यदि ये माइसीलियम हो जाएगा तो उसमें पट्ट भी बन सकते हैं। इस तरह से पुराने माइसीलियम के अंदर ऐसा कभी कभी होता है। कवकजाल सामान्यतः अंतरकोशिकीय परिवर्तित होता है और जो परपोषी है उसकी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, या तो कंदों की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करके अंदर पहुंचता है या रंध्रों में होकर के अंदर पहुंचता है और वहां पर जाकर के चूसकांग बनाता है, स्टोर। तो ये चूसकांग बनाएगा। जिस तरह से इसकी जो परपोषी है, परपोषी की कोशिकाओं में ये फैल जाता है। ये परपोषी कोशिका है और परपोषी की कोशिकाओं में ये फैल करके इसका माइसीलियम वृद्धि करेगा और अंदर जाकर के उंगली नुमा प्रवर्ध बनाएगा इस तरह से, और वहाँ ये परपोषी में रह करके अपना भोजन चूसेगा और परपोषी को नुकसान पहुँचाएगा। तो ये अंतरकोश के ये क्या नाम माइसीलियम विकसित हुआ है, वहाँ चूसकांग विकसित होंगे उंगली आकार के। चूसकांगों से भोजन प्राप्त करेगा और ये अपनी वृद्धि करेगा। ये उंगली के समान जो प्रवर्ध इसमें बन रहे हैं, ये उंगली समान प्रवर्ध है, उंगली नुमा प्रवर्ध। इसके जो कवकजाल है उसकी जो भित्तियां हैं, वह भित्तियां हैं बीटा ग्लूकेगॉन से बनी होती है। ये एक प्रकार का ग्लाइकोजन है। कवक तंतु संकोशिकीय होते ही अपन जानते हैं। कायिक कोशिका के बाद में इसके फाइटोप्थोरा के जनन पर आते हैं। फाइटोप्थोरा में जनन दोनों प्रकार से पाया जाता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सर्वप्रथम आते हैं अलैंगिक जनन पर। फाइटोप्थोरा में जो अलैंगिक जनन है उसमें आंतरिक जो कवक तंतु है वह रंध्र या बाह्य त्वचा की कोशिकाओं को भेद करके बाहर आ जाएगा और इसमें क्या होगा कि वहाँ से बीजाणु धानीधर बाहर निकलेंगे। जैसे कि रंध्र है और रंध्र से बीजाणु धानीधर बाहर की तरफ आ जाएंगे और उसके शीर्ष पर ये बीजाणु धानियों का निर्माण होगा। ये जो बीजाणु धानीधर है वो शाखित असीमित वृद्धि वाले होते हैं, कितनी लंबी हो सकते हैं। बीजाणु धानीधर अग्र, ये बीजाणु धानीधर जो अग्र स्थित हैं, बाद में आधार पर दूसरी बीजाणु धानीधर प्रथम बीजाणुधर को धकेल करके बीजाणु धानियाँ बनाता है। इस प्रकार से ये बीजाणु धानीधर की जो स्थितियां हैं वो संधिताक्षीय बन जाती हैं। अब ये शाखित हो जाता है संधिताक्षीय होकर के और प्रत्येक बीजाणु धानी जो होती है वो पतली भित्तियुक्त कचाव भरा जिसके अंदर होता है वह रचना होती है। जैसे कि यदि इसको हम इस प्रकार देखें तो इसका यहाँ पर जो चित्र है वो इस प्रकार आता है। ये परपोषी की कोशिकाओं को भेद करके ये बीजाणु धानीधर बाहर आ गया है और ये शाखित हो गया है। शाखित के इतना शाखित हुआ है कि ये जैसे कि पिछले को मैंने बताया था कि अभी पिछली जो पहले वाली विकसित हुई है उसको पीछे धकेल देता है और आगे बढ़ जाता है। तो ये पोजीशन वो संधिताक्षी कहलाती है। यहाँ पर ये बीजाणु धानीधर है, ये बीजाणु धानी और ये इसके ऊपर बीजाणु धानी लगी हुई है। ये बीजाणु धानी अपने आप में एक नाशपाती के आकार की रचना होती है जिसका शीर्ष जो है नीचे की तरफ बीजाणु धानीधर से जुड़ी हुई है
ऊपर और ये काछाप भरा हुआ है जिसके अंदर लगभग 5 से और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। इसका जो बीजाणुधानी का जो ऊपर शीर्ष है वह चोंचनुमा पेपिलानुमा होता है, और ये जो शीर्ष है वह शीर्ष पेपिलानुमा होता है, और इसके अंदर बताया भी कि 5 से 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। बीजाणुधानी का जो बनना है वह उचित आर्द्रता, ताप और अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जब हवा चलती है या वर्षा की बूंदें गिरती हैं या किसी प्रकार से हिलता है माइसीलियम या रगड़ खाता है किसी चीज़ से, तो ये क्या नाम है, टूट करके बीजाणुधानी पूरी की पूरी टूट करके प्रकीर्णित हो जाती है। और प्रकीर्णित होने के बाद फिर ये दूर दूर तक फैल जाती है और कुछ घंटों तक जीवित इसके अंदर रहती है। अब इसके बाद आते हैं अपन बीजाणुधानी का अंकुरण। बीजाणुधानी का अंकुरण। छात्रों, बीजाणुधानी जब प्रकीर्णन हो जाने के बाद में उचित ताप और आर्द्रता पर पहुंचती है तो, और किसी उचित परपोषी पर यदि पहुंच जाए तो वहाँ नमी ग्रहण करके अंकुरित होने लगती है। इसके अंकुरण के लिए 12 डिग्री से और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह है जब जल की मात्रा भी उचित हो तो यह अंकुरण होना प्रारंभ कर देती है और अंकुरित होकर के जूस्पोर बनाती है। जूस्पोर किसे कहते हैं? चल बीजाणु। जिस तरह से इसमें देखें अपन, तो यहाँ पर ये अंकुरित होकर के और ये जूस्पोर बना रही। जूस्पोर के अंदर ये दोनों रचनाएं जो हैं चल बीजाणु जिसको अपन कहते हैं, ये अब शुरू में ओमाइसिटीज के जो विविधात्मक लक्षण थे उसमें शुरू में आपने देखा था कि ये वृक्काकार के होते हैं और प्राथमिक बीजाणु, और उसके अंदर ये निर्माण होता है इनका। तो इसमें 2 प्रकार के फ्लैजिलाएं होती हैं, एक कुर्चनुमा और एक प्रदोद। अब इसका अंकुरण होता है और चल बीजाणु निर्माण होता है, जूस्पोर जिसको कहते हैं। ये चल बीजाणुधानियों जो इस अवस्था में जब बीजाणुधानी में अंकुरित होंगे तो बीजाणुधानी का नाम भी बदल जाएगा, इसका नाम है चल बीजाणुधानी कहलाएगी। अब प्रत्येक बीजाणुधानी जल ग्रहण करके फूल जाती है, इसके अंदर ही ये सारे रहते हैं, और उसके बाद में ये फूलने के बाद में ये धीरे धीरे इसके अंदर केंद्रकों का विभाजन भी प्रारंभ हो जाएगा। प्रत्येक एकल केंद्र के भाग चल बीजाणु में परिवर्तित होता है, और इससे क्या होगा कि ये बात मैं बताना भूल गया था कि ये जो बीजाणुधानी है ऊपर का जो इसका हिस्सा है वह चोंचनुमा होता है, जिसको पेपिलानुमा कहते हैं, शायद बता दिया आपको। और इस प्रकार से अब जब ये इसके अंदर ये इनका केंद्रों का विभाजन हो जाएगा तब यहाँ से ये जल अवशोषित करके और पेपिलानुमा जो रचना है ऊपर की वह फट जाएगी और चल बीजाणु स्वतंत्र हो जाएंगे। जिस तरह से यहाँ देखें तो अपन यहाँ पर ये पेपिलानुमा रचना फट गई है और फटने के बाद में चल बीजाणु फ्री हो गए हैं, मुक्त हो गए ये चल बीजाणु। अब ये चल बीजाणु जो हैं ये चल बीजाणु कुछ समय तक पानी में तैरते हैं और इस तरह से अपने दोनों कशाप छोड़ करके चारों तरफ अपनी कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को पुटी भवन कहते हैं। ये पुटी का मतलब एक भित्ति का निर्माण, ये पुटी भवन का निर्माण, ये इस तरह से कसाब छोड़ करके पुटी भवन का निर्माण इन्होंने कर लिया है, ये पुटी भवन है। तो इससे अब प्रत्येक बीजाणु जो है अंकुरित होगा और अंकुरित होकर के और अपने आप में एक विशेष प्रकार की शीर्ष पर उसके एक विशेष प्रकार की रचना बनेगी और वह नलिकाकार रचनाएं आगे की तरफ बढ़ेगी। अनुकूल परिस्थितियों में यदि उपलब्ध रहती हैं तो ये इस एक फसल में कई बार अंकुरण करता है, कई बार अंकुरित होकर के और अपना संख्या बढ़ाता है। उचित ताप पर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि शुष्क परिस्थिति है तो ज़्यादा तापमान है माना कि, तो प्रत्यक्ष रूप से अंकुरित होता है और बहुकेंद्रीय जनन नलिका बनाता है। जैसे कि अपन देखें तो इस प्रकार से अंकुरित होगा। और ये बात कर रहे हैं अपन शुष्क परिस्थितियों की, जब तापमान 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है।
तो वहाँ पर ये जो अंकुरित होगा तो अंकुरित होकर के ये नलिका बनाएगा आगे चल के, और इसके अंदर केंद्रक आगे आगे रहेंगे। ये सारे केंद्रक अपने आप में नए बीजाणु को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो बीजाणुधानी क्या नाम है जन्म नलिका बनाएगा, इस अवस्था में इसमें कॉनिडिया की तरह है। कॉनिडिया जो जहाँ होता है, कॉनिडिया छोटे छोटे केंद्रक नुमा रचनाएं, ये कॉनिडिया की तरह कार्य करती है बीजाणुधानी, और इसको इस समय कॉनिडियम बीजाणुधानी कहते हैं। इस समय इसका नाम है कॉनिडियम बीजाणुधानी। और ये कॉनिडियम बीजाणुधानी जो है वो जन्म नलिका जब विकसित हो जाएगी और कवक जाल जब फैलता जाएगा इस तरह से आगे की तरफ, ये संकोष्कीय कवक जाल बढ़ता ही जाएगा, शाखा बनती जाएंगी और पूरे अंतरकोश के रिक्त स्थानों में फैल जाएगा, परपोषिक अंतरकोश के रिक्त स्थानों में फैल जाएगा। लेकिन कुछ प्रजाति जो हैं जैसे कि फाइटोप्थोरा पल्विबोरा, फाइटोप्थोरा पल्विबोरा, इसके अंदर क्या होता है कि ये क्लेमाइडो बीजाणु बनाता है। कॉनिडियम की जगह क्या बनाएगा? क्लेमाइडो बीजाणु बनाएगा। इस तरह से एक जो फाइटोप्थोरा है वह किसी परपोषी के अंदर रिक्त स्थानों में अपना कायिक कवक जाल बनाता है। तो ये तो हो गया कायिक जनन। इसके बाद अगली कक्षा में पढ़ेंगे फाइटोप्थोरा का लैंगिक जनन। धन्यवाद।